खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जिला प्रमुख को पीटने के बाद कपड़े फाड़ गाड़ी में की तोड़फोड़। मुंडावर क्षेत्र में हुई घटना। लिफ्ट लेकर वाहन में बैठने वाले युवक ने किया उपद्रव। महिलाओं को स्मार्ट बना रही है स्मार्टफोन योजना। शिविर स्थल पर भावुकता और खुशी के आए क्षण। अब दूसरों पर आश्रित हुए बिना मोबाइल चलाएंगी गृहिणियां। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे अलवर। चुनाव सहित कई मुद्दों पर की बैठक। और रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने बस स्टैंड पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। 5 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल की दी चेतावनी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर पर मंगलवार सुबह हमले का मामला सामने आया है। मुंडावर क्षेत्र में एक युवक ने जिला प्रमुख के कपड़े फाड़ दिए, साथ ही उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर मंगलवार सुबह ड्राइवर सज्जन सिंह को लेकर सरकारी कार से बहरोड से मुंडावर जा रहे थे। सोडावास गांव के पास रोड पर एक बुजुर्ग महिला ने उनकी कार को रुकवाया, साथ में महिला का बेटा भी था। महिला ने छिल्लर से मुंडावर तक लिफ्ट देने की बात कही। इसके बाद जिला प्रमुख ने दोनों को कार में बिठा लिया। कुछ दूर चलते ही युवक 25 वर्षीय रवि योगी कार में ही अपनी मां से झगड़ा करने लगा। इसके बाद जिला प्रमुख छिल्लर ने रवि को डांट दिया। ऐसे में रवि ने कार रुकवाने की बात कहते हुए आगे की सीट पर बैठे जिला प्रमुख से हाथापाई कर दी और उनके कपड़े फाड़ डाले। बदहवास होकर जिला प्रमुख कार से उतरे तो रवि भी कार से उतरा और पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वह कार की छत पर चढ़कर अजीब हरकतें करने लगा और चिल्लाने लगा। इस दौरान राहगीरों की भी भीड़ जुट गई। वहीं जिला प्रमुख को दूसरी कार से अपने कार्यक्रम के लिए जाना पड़ा। छिल्लर के ड्राइवर ने मुंडावर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उधर सरपंच संघ मुंडावर के अध्यक्ष दिलीप यादव ने भी पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। आरोपी रवि योगी मूल रूप से अलवर के मुंडावर के पीपली गांव का रहने वाला है। 20 साल से उनका परिवार मुंडावर रह रहा है। वहीं पत्नी दिल्ली निवासी है जो रवि को छोड़कर जा चुकी है। ये झगड़ा कर रहा है, ये व्यक्ति को आप पहचानते थोड़ी हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। अच्छा, एक ही था कि ये? एक था, एक लेडी साथ थी उसके और एक महिला साथ थी। हाँ। हाँ, तो ये कहा कि चिरुणी की घटना है। चिरुणी नदी के। तो अभी रिपोर्ट दर्ज कराई क्या आपने? रिपोर्ट गाड़ी थाने में खड़ी, मुझे तो कहीं प्रोग्राम में निकलना दूसरी गाड़ी। वो ड्राइवर है मेरा और वो थाने में गाड़ी खड़ी है, मुंडावर थाने में। अच्छा, जा कहाँ रहे थे आप? मेरे को तो वो बाग का उद्घाटन था मेरा। अच्छा, तो उसमें जाना था उद्घाटन करने के लिए। अपनी गाड़ी में कितने लोग थे? हम तो ड्राइवर था और मैं था। 2 ही लोग थे। रोज की तरह अपने बहरोड निवास से मुंडावर की तरफ आ रहे थे, तो सोडावास कस्बा बीच में पड़ता है। वहाँ ये जो लड़का है, ये जिसकी माँ आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो इसकी मां ने जिला प्रमुख जी की गाड़ी को हाथ दिया। तो उन्होंने मानवता के नाते इन्होंने इनको बैठा लिया। उन्होंने इसकी मां ने कहा कि हमें मुंडावर छोड़ देना, तो इनको बैठा करके लिया है। जैसे ये चिरुणी की नदी आती है, उस नदी के अंदर ही अपनी माँ के साथ मारपीट करने लगा। जिला प्रमुख जी ने गाड़ी में बैठे गाड़ी में मारपीट करने लगा। जिला प्रमुख जी ने एकदम गाड़ी रोक करके इसको समझाया और इसको थोड़ा प्यार से धमकाया भी, भाई माँ के साथ इस तरह का व्यवहार मत कर, आपको मुंडावर जाना, मैं आपको मुंडावर छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद ये जिला प्रमुख के साथ भी अभद्रता करी है और इनकी गाड़ी पर चढ़ गया ऊपर और गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, जिसकी हम सरपंच संघ अध्यक्ष के नाते मैं और पूरे समस्त सरपंच मुंडावर पंचायत समिति के इसकी घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मामला ऐसा है, प्रमुख साहब उधर से कहीं से आ रहे थे मुंडावर की तरफ। सोडावास स्टैंड पे एक लड़का और उसकी माँ के आपस में कहा सुनी झगड़ा हो रहा था, तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो मानवता के नाते प्रमुख साहब ने गाड़ी को रोक लिया। फिर वो उसकी माँ की रिक्वेस्ट पे कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है लड़के की,
तो मानवता के नाते उन्होंने उस गाड़ी में उनको बैठा लिया चिरुनी नदी के पास आके, और उसने जो लड़का था जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने कहा कि गाड़ी रोको, मेरी पत्नी तो दिल्ली रहती है, तुम मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। ये बात करके वो गाड़ी में उनके साथ वो करने लग गया, तो मेरे को उतारो ही, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो फिर वो उतर गए उस गाड़ी में से, और उतर के वो गाड़ी पे चढ़ गया कि मेरे को तुम पकड़ के ले जा रहे हो कहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या करो। ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से ये हुई है, ऐसा कोई हमले की कोई बात नहीं। गाड़ी का सामने का शीशा डैमेज किया है उस मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने। गाड़ी में उन रुकवाने के दौरान उन्होंने लपटा झपटी की, तो उसमें कपड़े भी कई थोड़े बहुत वो हो गए। इसमें कोई मारपीट या तोड़फोड़ जैसी कोई रिपोर्ट नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। उसको हमने डिटेन कर लिया और उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए भिजवा जा रहा है। वहीं जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के मामले में मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, केवल मानसिक विक्षिप्त युवक की वजह से यह घटना सामने आई है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जैसा जानकारी में आया है कि वो व्यक्ति विक्षिप्त है और इस वजह से सारी घटना हुई है। बाकी अभी पुलिस पूरी इसकी जांच कर रही है। उधर जिले भर में जिला प्रमुख के साथ हुई घटना की चर्चा बनी हुई। और अब बात करते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना की। इस स्मार्टफोन योजना ने राजस्थान की महिलाओं को भी स्मार्ट बनाने की ठानी है। अलवर के राजश्री कॉलेज में लग रहे वितरण कैंप में आने वाली महिलाओं की खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। मोबाइल पाकर महिलाओं की आंखों से आंसू भी छलक उठते हैं। कोई मोबाइल पर व्यंजन की रेसिपी देखकर पोते के लिए इसे बनाना चाहता है, तो कोई अपने दूर दराज के परिजन से बात करना चाहता है। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में मोबाइल नहीं था, लेकिन बच्चों या दूसरे लोगों पर वे आश्रित रहते थे। लेकिन अब महिलाएं मोबाइल चलाने के मामले में स्वावलंबी हो पाएंगी। चुनाव से कुछ वक्त पहले आई इस योजना से कांग्रेस सरकार को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है, लेकिन फिलहाल तो महिलाओं को स्मार्टफोन पाकर भरपूर लाभ हो रहा है। राजस्थान के जादूगर यानी कि अशोक गहलोत जी ने एक बार फिर से चुनाव से पहले एक ऐसा जादू चलाया है जिसने महिलाओं के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है, और वो जादू है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन ये योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए थी और जो उनके दिल तक को छू गई। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें स्मार्टफोन मिल चुका है और उनकी ज़िंदगी अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्मार्ट होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई हैं जिनके हाथ में ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। इस उम्र में भी कुछ सीखने का, कुछ नया करने का जज्बा लिए वो यहाँ पर आई और उन्होंने स्मार्टफोन हासिल किया। उन्हीं से ही जानते हैं कि स्मार्टफोन पाने के बाद इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही हैं। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? लाडो देवी। लाडो देवी, हाँ। अच्छा अम्मा जी, आपको आज फ़ोन मिला? फ़ोन लेने आई थी आप? हाँ। कैसा लग रहा है अम्मा जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कब से आप इंतज़ार कर रही थी कि आपको ऐसा कोई फ़ोन आपको चाहिए? हाँ। आपको फ़ोन चाहिए था? हाँ। बच्चों से मांगना पड़ता था पहले फ़ोन? हाँ। और अब आप खुद से फ़ोन कर लेंगी? हाँ। ठीक। और इससे क्या करेंगी? सबसे पहले फ़ोन चालू हो जाएगा तो सबसे पहले किसको लगाएंगे आप फ़ोन? पोते को लगाएंगे। पोते से बात कर रही है आपको? हाँ। कहाँ रहता है आपका पोता? यहीं रहता है। यहीं रहता है? हाँ, 8वीं पढ़ रहा है। 8वीं में है? अच्छा, तो आपको पोते से बात करनी है सबसे पहले इस फ़ोन से? अच्छा, और पोते के बाद किससे करेंगी बात? किससे करेगा वो? घड़ा ही है घर में, कोई से बहन से कर ले, को बहन भी पढ़ रही है। अच्छा, तो जब आपके पास अम्मा जी फ़ोन नहीं था तो फिर आप कैसे कर पाती थी उनसे बात? वो बता देता मेरे को। अच्छा, कोई आपको बता देता था कि कौन कैसा है, लेकिन आप सीधे तौर पे बात नहीं कर पाती थे उनसे। तो अम्मा जी जैसा कि अभी आपको बता रही थी कि वो अपने पोते से सबसे पहले ये फ़ोन चालू होने के बाद बात करना चाहेंगी। घंटों शायद उनको इंतज़ार रहता था कि उनका पोते का फ़ोन आएगा, वो अपने पोते से बात करेंगी। लेकिन आज इस फ़ोन के ज़रिए एक दादी और पोते के बीच का जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, पोता अपनी दादी की आंखों का तारा कहा जाता है। और आज गहलोत सरकार की शायद इस स्मार्टफोन योजना के बाद एक दादी और पोते के बीच की दूरी जो है
वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अमर जी और क्या क्या आप ये फ़ोन आपको अगर कोई सिखाएगा तो आप सीख लेंगे ये फ़ोन चलाना? सीखना है फ़ोन? हाँ। अच्छा अमर जी, और इसके अलावा आपको इसमें कौन सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी? आप इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख सकती हैं, तो कुछ ऐसा आपका मन है कि मैं इस फ़ोन को चला के ये सीखूं? कुछ खाना बनाने के कुछ टिप्स वगैरह सीखना चाहती हैं? सीखना चाहती हैं? नहीं पोते को बना के खिलाने के लिए? हाँ कर दे वो। ठीक है, तो अम्मा जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक तो पोते से बात करने को मिलेगा उनको, और दूसरा वो इस फ़ोन के ज़रिए जो है कुछ ऐसी स्पेशल डिश सीखना चाहती हैं जो कि आज के टाइम में बच्चों को ना नई नई चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो कुछ ऐसा बना के अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं। और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता। क्या महसूस कर रही हैं आप आज ये आपके हाथ में आपका खुद का फ़ोन है? बिल्कुल खुश हैं हम तो। खुश हैं? हाँ। क्या करेंगे आप भी सबसे पहले इस फ़ोन इसको चालू होगा? फोन करेंगे रिश्तेदारी में। अच्छा, जब ये फ़ोन जैसे आज आपका ये खुद का फ़ोन है, जब आपके पास ये फ़ोन नहीं था तो आपको भी कहीं ना कहीं बच्चों को शायद कहना पड़ता होगा, इंतज़ार करना पड़ता होगा, शाम को हस्बैंड आएंगे लौट के तब फ़ोन लगवाएंगे या जो भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चा से कहते भाई फ़ोन मिला बात करे, बच्चे कहते हम नहीं मिलाते अपने फ़ोन से। अच्छा, बच्चे खुद तो फ़ोन में 24 घंटे बिज़ी रहेंगे, लेकिन मम्मी को बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और क्या क्या सीखेंगे इस फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन तो कोई रसोई वगैरह को काम, खाने पीने। किस चीज़ में आपको शौक है? क्या चीज़ देख लेते हैं, नाटक भी देख लेते हैं, कुछ पकवान बनाना सीख लेंगे। अच्छा, सीरियल वगैरह में वो मतलब जो है अब आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है, अब आपका हाथ में फ़ोन है, आप सब पिक्चर टीवी सब आप इसमें अपना सब इसमें आप देख सकते। तो आपको मतलब गहलोत सरकार की ये जो स्कीम आई ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल पसंद है। तो इस बार आपका वोट पक्का है कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस को ही। सरकार रिपीट होगी इस बार, फिर से आएगी गहलोत सरकार? हाँ बिल्कुल। तो भाई ये योजना जो है महिलाओं, जैसा कि हमने सुनीता जी को सुना कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका वोट तो पक्का है कि इस बार कि इनका ये वोट जो है वो निश्चित तौर पर इस बार ठप्पा लगेगा तो पंजे पे लगेगा। अमर जी आपका नाम क्या है? शारदा। आप भी यहाँ पर आपको मिल चुका है फ़ोन? अभी देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी देर का इंतज़ार और सही, मगर ये दूरी भी आपकी फ़ोन से ख़त्म हो जाएगी। आपको जब पता चला कि सरकार ने ये महिलाओं के लिए फ़ोन की योजना बनाई है तो सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला विचार मन में क्या आया? खुशी तो हुई होगी, बहुत खुशी हुई। आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रही हूँ। 22 साल के रोना क्यों आ रहा अम्मा जी आपको? बेटा गुजर गया ना, इसलिए आ रहा है मेरा बेटा। कैंसर हो गया था मेरे बच्चे को, 50 साल का था मेरा बेटा, वो कैंसर से हो गया था। वो तो उसकी बच्ची है 3, वो दिल्ली में रह रही है नानी के घर। हाँ, मैं उनसे बात करने के लिए ना कभी किसी से कहती हूँ मेरे को मिला के दे दो, कभी किसी से कहती हूँ। वो बच्ची रात को 8 बजे के बाद आती है घर, तो सर्विस करती है ना वहाँ पे। 3 बहनें, उनकी मम्मी है, 4 हैं वहाँ पे। अब बच्चा कोई है नहीं, लड़का है नहीं उनके पास। अब मैं परेशान रहती हूँ किससे बात करूँ। अम्मा जी आप पहली बात तो रो नहीं, बिल्कुल भी मेरे बच्चे बिल्कुल भी आप अब आपके पास आपका फ़ोन बहुत जल्दी आपके पास आपका फ़ोन आने वाला है। अब आपके जो आंसू है ना ये बहुत जल्दी मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएंगे। अब आप दिन भर चाहिए तो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। कब ऑफिस से आएंगी, कब मेरे पास फ़ोन करेंगी, कब मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँगी, या छोटी बहू के पास है, या बच्चे का किसी का ऑफिस दुकान से आने का टाइम होता है तब बात करती हूँ मैं उससे, या वो खुद कर लेती है कि अम्मा मैं फ़ोन कर लूँगी आपके पास। कितनी बड़ी बच्चियाँ हैं? एक 25 साल की है, एक 18 साल की है, एक 9th में पढ़ रही है। शादी हो गई? नहीं, किसी की नहीं, कहीं कौन करे, पापा तो है नहीं, अभी सर्विस कर रही है, फिर घर कौन चलाए। बड़ी लड़की से घर चलता है सारा। वैसे भी है ना, कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल कौन हेल्प करता है? कोई नहीं करता है। वो लड़की 25 साल की है, 24 साल की, वो खुद करती है। तो अब इस फ़ोन के ज़रिए आप कहीं ना कहीं आप तो बात करने का मौका तो मतलब इनको मिलेगा ही। जो एक असुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि माँ यहाँ है, बेटियाँ कहीं और हैं, तो हमेशा एक माँ को चिंता भी रहती है कि उसकी
बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं, वो जानना चाहती हैं बेटी टाइम पे आई कि नहीं आई, कहाँ है, घर लौटी कि नहीं लौटी। तो अब इस फ़ोन के ज़रिए वो अपनी बच्चियों का हालचाल भी जान सकती हैं और उनकी जो सुरक्षा है उसका भी पता लगा सकती हैं कि उनकी बेटियां ठीक ठाक हाल में हैं कि नहीं है, क्योंकि एक माँ का दिल ही जानता है कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्चे से बात करने के लिए, उसकी खुशियों के लिए वो कितना ज़्यादा तड़पता है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर मेरे साथ में। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? कमला। कमला, आप बताइए आपको कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि अब मुझे जो है जादूगर राजस्थान के जो है एक नया जादू चलाने वाले हैं और मुझको स्मार्टफोन मिलने वाला है? कल भी मद्रास में देख आई थी। अच्छा, कल मिला था। कल आपको मिला था? हाँ। अच्छा, तो अब इस फ़ोन के मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? ऐसा क्या नया हो जाएगा जो पहले नहीं था? अब बदलाव यह है, छोटे से बात कर लो और तो पहले। अच्छा, ये बात है बस। और क्या क्या चीज़ें नई नई आपको सीखना चाहती हैं कि हाँ, कभी आपने सोचा होगा मेरे पास खुद का फ़ोन होगा तो मैं ये चीज़ें सीख सकती हूँ? ये मंदिर पे जाऊँ, मतलब भजन वजन। अच्छा, बस यही है बस। तो अब आप इससे जो है थोड़ा धर्म की तरफ जाएंगी, भक्ति संगीत जो है भजन आप सुन सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जैसे जिनका बंधा रहता है कि मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का वो पाठ भी करते हैं, सुनते भी हैं नियम से। रोज नहीं जाऊँ तो मंदिर पे, जोगी है ना हम। अच्छा, तो ये हमारे तो शिव जी को मंदिर पे जरूर जाऊँ। और क्या क्या करेंगी? बस यही है, बस सेवा ही है बस बाबा की। तो आप मतलब जो है, हाँ, तो आपको गहलोत सरकार ने तो ये दिया ही दिया है और आप जो है इसका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हैं उनको भी। और के सही है भाई। तो अभी आपने देखा और जाना कि महिलाओं की, हर महिला का एक अपनी अपनी कहानी है, एक अपने अपने विचार हैं और सबकी अपनी अलग खुशी है। किसी को शायद अपने पोते से बात करनी है, कोई अपनी बेटियों की खैरियत जानना चाहता है कि वो महफूज हैं कि नहीं है, तो कोई जो है वो इस फ़ोन के ज़रिए भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कम करना चाहता है। वजह चाहे कोई भी रही हो, आने वाले समय में हो सकता है कि वजह में तब्दीलियां भी होंगी, लेकिन कुल मिलाकर महिलाएं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मार्टफोन वितरण योजना महिलाओं के लिए खास बनी है। राजर्षि कॉलेज स्थित शिविर स्थल में इन दिनों महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि पहले उनके पास फोन नहीं था और रिश्तेदारों से या अपनी बेटी से बात करने के लिए बेटे या बहू को फोन लेते थे, लेकिन वह ज्यादा समय तक बात नहीं करने देते थे। उन्होंने बताया कि वह बच्चों से फोन चलाना सीखेंगी और भजन कीर्तन भी सुनेंगी, साथ ही रिश्तेदारों से अब लंबी बात हो पाएगी। जी आंटी, मोबाइल मिला है आपको? हाँ जी, मिल गया। अब किस तरह का अलग परिवर्तन आएगा आपके? अच्छा आएगा, सत्संग सुनेंगे। माँ भी सत्संग से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, सत्संग सुनते हैं। पहले कोई मोबाइल था आपके पास? मेरे बच्चों के पास था, मेरे पास नहीं था। देते थे सुनने के लिए, ले लेते थे, वो सत्संग बीच में ही रह जाता था। अच्छा, आपका अधूरा छोड़ देते थे सत्संग? अधूरा छोड़ देंगे, ये समझिए। तो आपकी बेटा बेटी भी होंगे तो उन सारी चीजों, उनसे फोनों पे रिश्तेदारों से बात करते होंगे आप लोग, तो हाँ, किस तरह कैसे करते थे? कर लेती थी। कैसे करते थे? ये लोग बच्चे करवाते थे आपके फोन? जब फोन आता था ना बेटी का बेटे का तो दे देते। अच्छा, मैन बात करो, जल्दी करो, हमें काम है। अच्छा, तो ज्यादा बात नहीं करने देते थे? ज्यादा नहीं करने देते। अब आपको फोन मिल गया है? मिल गया जी। अब कितनी देर बातें करेंगे? अब जितनी देर वो करेंगे उतनी देर कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा कोई परिवर्तन? और सत्संग का है, ऑनलाइन से आता है फरीदाबाद से। अच्छा, वो सुनते रहेंगे अब आप? हाँ, वो सुनेंगे। क्या आएगा, बच्चों से देखो मिलाना सिखवाऊंगी जब तो चलाऊंगी इसको। मुझे तो भजन भाव का इनका ज़्यादा शौक है। मेरे पास तो था ही नहीं, मैं तो बच्चों से कभी कभार ये कौन सा अब आया था ना मिश्रा जी, इनके ज़्यादा भजन वजन सुनती। इन्हीं से बात, इन्हीं के फोन? इन्हीं फोन से करती थी। कितनी देर बात करवा देते थे? ये करवा देते हैं 10 मिनट में। मामा 10 मिनट हो गए, दे दो बस। मतलब ज्यादा टाइम आपको फोन नहीं मिल पा रहा? नहीं, अब हम पढ़ेंगे, आप तो करती रहोगी बात। अब आपको फोन मिल गया तो आप कितनी देर बात करेंगे? अब करेंगे, देखो 1 घंटा तो है ही कम से कम। क्या मोबाइल आता है चलाने आपको?
चलाना थोड़ा बहुत तो है, अब मतलब भजन भाव तो 1 घंटा सुन लूंगी मैं आराम से। मुझे शौक है। अब क्या भाई मैं तो खुशी हूँ, मुझे मोबाइल मिल गया और सब हैं, और इसे भाई सब अपने मनमानी जो से सुन लेंगे और देख लेंगे। अब बच्चों के भरोसे ही रहते थे। उधर प्रभारी सत्येंद्र ने बताया कि आरआर कॉलेज में अब तक 803 लाभार्थियों को मोबाइल वितरण किए जा चुके हैं। मोबाइल के लिए 6,125 रुपए और 675 रुपए रिचार्ज के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार के द्वारा 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए कौन सी श्रेणियां पात्र हैं और अन्य नियम क्या हैं, आइए सुनते हैं। आज यहाँ पर वार्ड नंबर 37, 38 और 48 के जो लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है और लाभार्थियों की संख्या 223 के लगभग रखी है हमने। और हमारे पास आज नोकिया, MI का और रियलमी का जो ब्रांड है उसके मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। सर वैसे अब तक जो आपने टारगेट यहाँ पे रखा है आज के दिन का, उसमें से कितना पूरा हो चुका है? अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में सुबह के वक्त हमने लगभग 70-80 लोगों को इनवाइट किया है। हम एक्चुअल में बैच के अकॉर्डिंग इनवाइट कर रहे हैं 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे के हिसाब से, ताकि गैदरिंग एक साथ ना हो और स्मूथली हमारा फ़ोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो हो सके। सर महिलाओं को किस तरह के दस्तावेज़ आपने साथ में लेके आने के लिए कहा है? महिलाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। एक तो उनका जनाधार कार्ड, उनका आधार, और अगर उनके पास पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो पैन कार्ड की कॉपी, और एक फ़ोटो जो उनकी है जो हमारे DKYC फॉर्म पर चाहिए, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की चाहिए। एक बार आप मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप देंगे बता, जो भी नई महिलाएं आएंगी, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर एक्चुअल में 6 जोन हमारे बनाए गए हैं। पहला जोन है हेल्प डेस्क का, जिसमें हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, पात्रता चेक करते हैं और उनको एक टोकन नंबर जारी करते हैं। इसके बाद जो हेल्प डेस्क के साथ ही एक हमने ई-वॉलेट का एक जोन बनाया हुआ है। ई-वॉलेट भी हेल्प डेस्क का ही पार्ट है। उसमें मोबाइल में हम ई-वॉलेट इंस्टॉल करवाते हैं। अगर महिला के पास जो स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है तो हम फिर उनको हमारे टैबलेट में ही ई-वॉलेट क्रिएट करवा के, रजिस्टर्ड करवा के अगले जोन में भेजते हैं। जोन 2 में हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, उसमें हमारा लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनके फ़ोन पे फ़ोटो चिपकाकर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाए जाते हैं। इसके बाद अगला जोन 3 है, वहाँ पर जो उनके वॉलेट है उसकी KYC की जाती है और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है जोन 4 का, जिसमें हमारा सिम और जो मोबाइल वेंडर हैं उनके हमारी यहाँ पर डेस्क लगी हुई हैं। सिम पर वो जो लाभार्थी है वो अपने सिम इशू करवाती हैं और जो वेंडर का जो डेस्क है उस पर मोबाइल का जो उनको ब्रांड है वो उनका चूज़ करवाया जाता है। इसके बाद DBT काउंटर पे उनको भेजा जाता है। DBT काउंटर पे उनके जो वॉलेट है उस पर DBT करवाई जाती है। DBT करवाए जाने के बाद हम उन्हें मोबाइल और सिम का पेमेंट करवा कर जोन 6 में भेज देते हैं। जोन 6 का जो महत्वपूर्ण काम है वहाँ पर मोबाइल स्टार्ट करके महिलाओं को मोबाइल के बारे में जानकारी देना और छोटी मोटी जो ऐप्स, सरकारी जो काम की ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करवाकर उनसे उनका पहली बार रूबरू करवाना होता है। सर महिलाएं जैसे कि एज के वाइज उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में भी आपने डिवाइड किया है? एक्चुअल में अभी सरकार के द्वारा एकल महिला, विधवा महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है और साथ में जो सरकारी स्कूल में जो 9th से 12th तक जो बच्चियां हैं और कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, उन्हीं को इस योजना में लाभ दिया गया है। इसके साथ साथ नरेगा में ग्रामीण एरिया में जो 100 दिवस का रोजगार कर चुकी महिला और 50 दिवस का जो शहरी गारंटी योजना है रोजगार की, नरेगा की, उसमें अगर पंजीकृत महिला है तो उनको इसका लाभ दिया गया है। इसके साथ साथ सभी योजनाओं में उनका चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कुल मिलाकर इस महत्वाकांक्षी योजना ने महिलाओं की महत्वाकांक्षा को भी जगाया है। यह महत्वाकांक्षा है आधुनिक युग के साथ खुद भी आधुनिक होने की और स्मार्टफोन के जरिए मुख्य धारा में शामिल होने की। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान में सन 2030 अभियान की शुरुआत की। शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में VC के माध्यम से मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय संबोधन दिया। उन्होंने जयपुर के बिरला सभागार से शुरुआत की। इस दौरान प्रताप ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित जिला कलेक्टर पुखराज सेन एवं जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक महेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश भर में राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में 1.5 महीने तक यह अभियान चलेगा। इसमें आमजन की राय ली जाएगी। वहीं इसके बाद इस पर अमल करने के लिए प्रमुखता से अभियान चलेगा। राज्य और जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर भी लोगों की राय जानी जाएगी। वहीं इस बारे में दस्तावेज तैयार किया जाएगा और संबंधित पोर्टल के माध्यम से आमजन अपनी राय दे सकेंगे।
ये मिशन 2030 के लिए प्रोग्राम चला जा रहा है। राजस्थान सरकार चाहती है कि समाज के जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे आधारभूत हो, चाहे सामाजिक आर्थिक हो, युवा हो, सभी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान प्रदेश अपना है वो 2030 तक आगे बढ़े और नंबर 1 राज्य के तौर पर आए। तो सभी क्षेत्रों में जो विषय विशेषज्ञ हैं और जो उसके लोग हैं, युवा हैं, उनके विचार जान करके 1.5 माह की अवधि में एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा कि भाई हमारा प्लान क्या होगा कि 2030 तक राजस्थान राज्य जो टॉप श्रेणी में आए। उसके लिए जो ये शुरुआती दिन है, आज पहला मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन कार्यक्रम है और ये 1.5 माह तक चलेगा। इसमें अलग अलग स्टेज पे होंगे, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फाइनल दस्तावेज तैयार किया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद अभी ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर उनसे इंटरेक्शन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें लोग अपनी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू भी अपना जो है अपने विचार रख सकते हैं और सभी क्षेत्रों से जो विचार प्राप्त होंगे उनके बेस पे एक फाइनल दस्तावेज तैयार किया जाएगा। पोर्टल लॉन्च होने की अवधि जो है अभी आने वाले इसी महीने में लॉन्च की जाएगी। आज ये प्रथम दिन है, मुख्यमंत्री का इसमें उद्बोधन कार्यक्रम होता है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मिशन 2030 अभियान के तहत सभी जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। प्रदेश के अंदर इस समय भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं चल रही है। आज ऐतिहासिक रूप से उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी का विजन है 2030, उसके अंदर किस प्रकार से हम काम करें, क्या ऐसी योजनाएं लेके आएं, क्या ऐसे उपाय करें जिससे कि युवाओं के लिए और प्रदेशवासियों के लिए एक जो हमारा राजस्थान है वो अपने आप में मॉडल बने। उसके लिए सुझाव यहाँ पे मांगे गए हैं। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आमजन से, युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या आपकी उम्मीदें हैं, उसके लिए आप सुझाव जरूर दें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने चुनाव सहित संगठन से जुड़े मुद्दों पर बैठक की। इससे पहले उनका बड़ौदा में कस्बे के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्वागत किया गया। मेजर धीर नत्थी सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शेखावत का दौसा से अलवर जाते समय शीतल में तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व मंत्री हिम सिंह भडाना, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, मेजर धीर सिंह गंडूरा आदि मौजूद रहे। कि आज का जो दिन है और आने वाला दिन है वो सिर्फ हमारे लिए 41, 40, 200, 200 का दिन है। मैं दोहराता हूँ, 41, 40, 200, 200। मैं मेजर धीर सिंह रामगढ़ से। हम लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या चीज? 41, 40, 200, 200। हमारा जो यह है अभियान है, हमारी जो पहचान है और हमारा जो एक लक्ष्य है वो ज्यादा से ज्यादा हमें संस्था वो बनाने हैं, मेंबर्स बनाने हैं और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में विजय दिलानी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका बेस जो है हमारे सदस्य, हमारे भाई और हमारे साथी हैं। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर में बैठक ली। साथ ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं गहलोत सरकार पर 13 जिलों की पेयजल योजना पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिस प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित है, न व्यापारी व्यवसाय सुरक्षित है, न चुने हुए जनप्रतिनिधिगण सुरक्षित हैं, न सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण सुरक्षित हैं। वो सरकार अगर खोखले सुशासन की बात करे वो किसी भी तरह से धरातल पर सही नहीं कराई जा सकती। पिछले 4.5 साल से राजस्थान में जिस तरह की सरकार और सरकार की प्राथमिकताएं जो केवल और केवल कुर्सी बचाने या कुर्सी पर बने रहने तक सीमित होने के कारण से राजस्थान की सरकार का फोकस डेवलपमेंट से और लॉ एंड ऑर्डर दोनों से हट करके कहीं दूर चला गया और उसके चलते हुए राजस्थान के एक तरफ किसान बदहाल हुए, दूसरी तरफ राजस्थान के युवा बेहाल हुए। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, लीक के बाद लीक हुआ, लीक के बाद फिर लीक हुआ और 17 बार लीक होने के बाद जब पहली बार से लेकर के 16वीं बार तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी सुओ मोटे स्टेटमेंट कर रहे थे कि इसमें न कोई कर्मचारी या अधिकारी लिप्त है,
और न ही कोई राजनेता लेकर 17वीं बार आप सब पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के दर्द को और भारतीय जनता पार्टी की आवाज को जब सशक्त किया, तब दबाव के चलते हुए जब जांच पहले कदम पर पहुंची, आरपीएससी के सदस्य जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया था और कैसे नियुक्त किया था, मुझे लगता है कि उस पर विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मित्रों ने विस्तार से उसके बारे में लिखा है। और उससे आगे बढ़कर सरकार के मंत्री रहे या मंत्री पद पर के दर्जा प्राप्त रहे हुए व्यक्ति तक तो जेल पहुंच गए। अभी तो एक कदम आगे बढ़ा है, कुछ कदम और आगे चलने दीजिए। कई सफेदपोश नेता कांग्रेस पार्टी के आपको जेल की सीटों के पीछे दिखाई देंगे। उससे आगे बढ़कर के राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 में कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में जो बात की गई थी उसमें महिलाओं की सुरक्षा और सलामती को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से राजस्थान देश की रेप कैपिटल बन चुका है और उसको लेकर के जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, यानी मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि क्योंकि ये रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि केसेस ज्यादा रजिस्टर होते हैं, फिर कहा कि रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे राजस्थान में नाते रिश्तेदारी इस तरह की घटनाएं करते हैं। फिर धारीवाल साहब ने जिस तरह का शर्मनाक स्टेटमेंट दिया वो सब आपकी संज्ञान में। राजस्थान में किसान बदहाल है, युवा बेहाल है, महिलाएं असुरक्षित है और इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार चरम पर है। और राजस्थान में तुष्टीकरण का तांडव जिस तरह से हुआ है, आप सबने देखा था अलवर की इस धरती पर किस तरह से कई 100 साल पुरानी शिवलिंग को तोड़ा गया और उसके कारण से इस तरह की घटनाओं का को प्रश्रय देने के चलते हुए राजस्थान में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े, उसकी परिणति कन्हैयालाल के सिर को धड़ से अलग कर देने तक पहुंची। मैं आज आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार गंभीर होती तो निश्चित ही वहां आकर के इस विषय पर चर्चा करती, बातचीत करती और इसका कोई समाधान निकालती। लेकिन विषय यहाँ अंत नहीं हुआ। हमने बार बार उसके ऊपर प्रयास किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस पर राजनीतिक प्रारंभ चालू रखी। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक नए परियोजना को कंसीव किया और उसको उन्होंने ईसरदा नवनेरा गालवा बीसलपुर लिंक परियोजना ERCP के ओट में बनाना शुरू किया और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की, DPR बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे ही मंत्रालय के उसी वेबकॉस को दी। वेबकॉस ने उसको डिजाइन किया क्योंकि उन्होंने पेयजल की परियोजना बनाई थी, तब उसमें इन चारों लिंक के माध्यम से राजस्थान को 521 MCM पानी मिलता। जो पूर्ववर्ती ERCP प्रोजेक्ट की कल्पना की थी उससे लगभग राजस्थान को 2900 MCM पानी मिलने की संभावना थी, लेकिन वो क्योंकि नियमों के अनुरूप नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा पानी की उपलब्धि के आधार पर बनाया गया था, इसलिए वो संभव नहीं था। लेकिन हमने जो आग्रह किया था कि अगर आप इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाओगे तो भी आपको 1750 MCM पानी मिलेगा और उसमें 60% हिस्सा, कुल लागत जो 40,000 करोड़ अनुमानित है, उसका 60% हिस्सा भारत सरकार देगी। राजस्थान सरकार को केवल 15,000 करोड़ रुपया खर्च करना था और 1750 MCM पानी मिलने वाला था। लेकिन राजस्थान सरकार ने फिर राजनीति की और जैसा मैंने कहा, उन्होंने ईसरदा नवनेरा गालवा और बीसलपुर लिंक की कल्पना की और कहा कि इसको हम अपने स्वयं के खर्चे पर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस पर बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दिए। इस पर अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए थी और 15,000 करोड़ रुपए पूरा राजस्थान सरकार को खर्च करना था और पानी केवल 521 MCM मिलना। 1/3 पानी समय उतना ही खर्च करके राजस्थान को मिलने देने की योजना बनाएगी। मैं आज आप सबसे आप सबको विषय देना चाहता हूँ, वो जो 521 MCM पानी जो मिलने वाला है, जिसकी संभावना मुझे आज भी नहीं लगती क्योंकि वो इलीगल प्रोजेक्ट है, न उसमें टेक्निकल क्लियरेंस हुई है, न उसमें इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई है, न उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस हुई है, न उसमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हुई है। और इस परियोजना के अगेंस्ट में इन चारों कमियों के चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में बात दायर कर चुकी। लेकिन फिर भी एक बार अगर मैं मान लूं कि ये परियोजना बन जाती तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि DPR मेरे ही मंत्रालय ने बनाई है, इस 521 MCM से सिर्फ अजमेर, जयपुर और टोंक, इन 3 शहरों को पानी मिलने वाला है। न अलवर को मिलेगा, न दौसा को मिलेगा, न करौली को मिलेगा, न सवाई माधोपुर को मिलेगा, न बारा को मिलेगा और न इन बचे हुए शेष 10 जिलों को। इन 10 जिलों के सूखे प्यासे कंठों पर और सूखे खेतों पर राजनीति करने का काम गहलोत सरकार ने किया
15,000 करोड़ की लागत से 521 MCM पानी लाना तो मंजूर है, जो सिर्फ 3 जिलों तक पहुंचेगा। और 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए 1750 MCM पानी, 80,000 हेक्टेयर की सिंचाई को स्टेबलाइजेशन के लिए पानी, वो लाना राजस्थान के लिए मंजूर इनको नहीं था। मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने क्यों किया, क्यों इन 10 जिलों के साथ में राजनीति की? लेकिन भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मार्ग दिखाया, उन्होंने कहा कि बाधाओं चुनौतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं, नया मार्ग खोजने पर काम करना चाहिए। मैं खुशी के साथ में आपको कहता हूँ कि हमने उससे आगे बढ़ करके जो पुराना पीकेसी था उसको और ERCP को दोनों को जोड़ करके एक नई परियोजना बनाई और उसको हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को लाभ हो, दोनों राज्यों को उससे पानी मिल सके, और उसको हमने अटल जी के सपने को पूरा करने वाले नदी जोड़ने प्रकल्प में समाहित किया। उसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो नदियों को जोड़ने के प्रकल्प को तैयार करने की अधिकृत संस्था भारत सरकार में, उसने इसकी PFR बनाई, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, दोनों राज्यों के साथ में चर्चा की, दोनों राज्यों को अधिकारी स्तर पर बिठा करके उनसे बातचीत की और बातचीत करके इस सहमति पर लेकर के आए कि हम इस पर काम करेंगे और दोनों राज्यों का लाभ इसमें हो। इसके लिए इस परियोजना की कल्पना करके इसको आगे बढ़ाएं। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 2500 MCM, 2481 MCM पानी राजस्थान को मिलेगा और जिस 2481 MCM पानी से इन 13 जिले जिनकी मैंने चर्चा की, उन 13 जिलों को आगामी 30-40 वर्ष तक पेयजल की सस्टेनेबिलिटी मिले, 100% घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था उसमें की गई। इसके अलावा जो ERCP के ओरिजिनल प्रोजेक्ट में 80,000 हेक्टेयर स्टेबलाइजेशन का जो है विषय रखा गया था कि 80,000 हेक्टेयर जो एग्जिस्टिंग हमारे बांध और तालाब हैं जिनके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था थी, उन बांधों और तालाबों में हम पानी भर दें ताकि जमीन भी का पानी भी रिचार्ज हो जाए, भूगर्भ का जल रिचार्ज हो जाए और उनमें पानी की कमी के चलते हुए जो खेती नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही, वो भी वापस व्यवस्थित हो जाए। उसके आगे बढ़कर के भी जो ओरिजिनली ERCP में प्लान किया था राजस्थान सरकार ने वसुंधरा जी के समय में कि 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई का रकबा सृजित होना चाहिए। 2 लाख हेक्टेयर का मतलब लगभग 15 लाख बीघा होता है। 2 लाख हेक्टेयर का मतलब लगभग 5 लाख एकड़ जमीन होती है। 5 लाख एकड़ की सिंचाई की नई खेत जो है व्यवस्था इन सब जिलों में बने, इसकी व्यवस्था भी हमने इसमें जो है नए नदी जोड़ने के प्रकल्प में जो ERCP और PKC को जोड़ करके बनाया उसमें व्यवस्था है। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को अलवर बस स्टैंड पर अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एटक यूनियन के प्रदेश महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा वर्तमान में रोडवेज में 11,000 कर्मचारियों की कमी है और 2,500 नई बसों की जरूरत भी बनी हुई है। उन्होंने 5 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल की चेतावनी भी दी है। की सरकार से कि आपने जो अपने जन घोषणा पत्र जारी किया था सरकार में आने से पहले, उसकी पालना करें, क्योंकि हालात ये हैं कि रोडवेज के अंदर आज कर्मचारियां नहीं है, रोडवेज की बसें नहीं है, संयुक्त कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो रहा। आज रोडवेज के कर्मचारियों को तुरंत इस रोडवेज को चलाने के लिए और जनता की सुलभ सुविधा के लिए 2,500 सरकार अपने पैसे से बसें खरीदें। उसके अलावा 11,000 कर्मचारियों की भर्ती करें। रिटायरमेंट कर्मचारियों के जो आज साल भर हो गए, रिटायरमेंट के बाद हर आदमी की इच्छा रहती है कि रिटायरमेंट में जो उनके परिलाभ मिलेंगे उससे अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाएं, लेकिन आज वो 12 महीने से कोई भुगतान भी नहीं हो रहा। हालात ये हो गए कि 2-2, 3-3 महीने पेंशन और वेतन नहीं मिल रहे। तारीख को 5 सितंबर को 3 और 4 हमारे धरना और 4 तारीख की 5 की सुबह से यहाँ पर 24 के हाल फिलहाल हम करेंगे प्रदेश और भी हमारी मांग मानी। तो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान निश्चित के रूप में लिया था। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे निर्माणाधीन मकान को भी निशाना बना रहे हैं।
शहर के हसन खां मेवात नगर में एक निर्माणाधीन मकान में चोरों ने सेंध लगाते हुए करीब 1.25 लाख की कीमत के 17 इलेक्ट्रिक वायर चुरा लिए। जानकारी के अनुसार कालाकुआ निवासी कांति स्वरूप हसन खां मेवात नगर में मकान का काम चल रहा है। यहाँ चौकीदार रामप्रसाद दूध लेने के लिए गया हुआ था। वह वापस आया तो 17 बंडल इलेक्ट्रिक वायर के चोरी मिले। इसके बाद शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। यहाँ हमारा मंडल है बिजली का। अच्छा, वो चोरी होगा। कितने मंडल थे? 17 मंडल। हाँ। कब चोरी हुए थे? वो कल हमने रिपोर्ट भी करवाई है। वो जल्दी मिलना चाहिए हमारा। कब से रह रहा है हमें? मुझे तो यहाँ 8-9 महीना हो गए, 8 महीना होगा करीब। ये तार करीब महीना होगा इनको यहाँ रखे। पता नहीं लगा कौन था क्या हुआ? ऐसे पता लग जाता तो फिर जाने ना देता ना। आप बीच में ऐसे इधर उधर भी जाते हो क्या? हाँ, मैं कोई जब मान लो जैसे दुकान काम चले जाऊँ तो ऐसे कोई हो सके। क्या लगता है रात में चोरी हुए हैं दिन में हुए? अब सब मैंने सुबह देखा है। मैं सुबह दूध लेकर आया जब जाकर फैला पड़ा है यहाँ। जब जाके देखा है मैंने। किसका काम चल रहा है यहाँ? ये पुट्टी कब चल रहा है। इनका मालिक कौन है? कांति स्वरूप। शहर में शांतिकुंज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से कटकर जान चली गई। जानकारी के अनुसार अर्जुन जाटव ग्राम बंजीरका का रहने वाला था। वह सुबह अलवर आया था, लेकिन अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के चाचा अर्जुन ने बताया कि अशोक का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वह बाएं पैर से दिव्यांग हो गया था। वहीं युवक द्वारा खुदकुशी किए जाने की भी आशंका है। इनका नाम अशोक, ये बगड़तिरा के पास में बंजीर का गांव है, साधन के पास। आज सुबह ही आए थे। काम का तो इसको कोई वैल्यू नहीं थी। घर में माला खड़ा जा रहा तो मैंने अकस्मात मैंने ही कर लिया था शाम को। वैसे ही फिर यहाँ से इन अधिकारियों ने उठाया था फोन। इन्होंने ये वारदात जो बताई थी कि यहाँ आपका जो ये कैंडिडेट है ये सुसाइड कर लिया। इन्होंने यहाँ बैठकर ड्रिंक भी किया इसने। शांति कुंज है IFC गोदाम के पास। ये तो विकलांग था सर, ये कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं। शारीरिक पीड़ा से परेशान था ये पैर से। उम्र कितनी? 27 साल। उधर पुलिस के अनुसार मृतक के शव के पास मिले मोबाइल और ID कार्ड के जरिए परिजनों को सूचना दी गई। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मिली की ट्रेन से कोई कट गया है, जिस पर मैं मौके से थाने से रवाना होकर शांति कुंज के पास रेलवे लाइन ट्रैक पर पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से बगल में पड़ा हुआ था, जिसका नाम परिजनों को सूचना की गई। उस पर एक कार्ड मिला था जिसका नाम अशोक सनोक श्री कैलाश चंद जाति जाटव, उम्र 27 साल, निवासी बंजीरका का रहने वाला है, जिसको हॉस्पिटल ले गए हैं। परिजनों ने क्या बताया? परिजन वो विकलांग है, शराब पीने का। हाँ, सुसाइड ही है। NPC बॉडी बिल्डिंग संगठन के चुनाव में निदेशक नीरज कपूर बने हैं। वहीं कपूर द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार कर अध्यक्ष अंकित कौशिक और कार्यकारी अध्यक्ष राहुल यादव को बनाया गया है। इसके लिए निदेशक अरुण सिंह की अध्यक्षता में जयपुर में बैठक आयोजित की गई। कार्यकारी अध्यक्ष यादव ने बताया कि अक्टूबर में जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास सेवा समिति की ओर से मंगलवार को सिटी पैलेस स्थित सीताराम जी मंदिर में रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ। तुलसीदास जन्मोत्सव पर हो रहे आयोजन को लेकर रामायण कथा वाचक जगदीश सोनी ने जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि 1100 दीपकों द्वारा महाआरती की जाएगी। बुधवार को पाठ के समापन पर हवन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती समारोह 2 दिवसीय मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज श्री रामचरितमानस के पाठ का आयोजन है। कल समापन, तत्पश्चात हवन होगा और अपने जो निशुल्क रामायण कथावाचक हैं, जितने भी वृद्ध हैं, यंग हैं, जो भी हैं, जो निशुल्क हैं, उनको सह सम्मान समिति की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा और तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। श्री रामचरितमानस के रचयिता श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस मना रहे हैं धूमधाम से। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम रियासतकालीन मंदिर श्री सीताराम जी के महाराज के आयोजन किया जा रहा है। संदेश देना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी का जन्म दिवस कल उत्सव के रूप में अवश्य मनाएं और अपने अपने घर में मंदिर सबने करीब बना रखें। इसमें गोस्वामी जी के नाम का एक देशी के दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि बंदव तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, कलि सुमद्र बूढ़त लिखु बीत्यो सब समाज। तुलसीदास जी ने संसार रूपी कलयुग को, सारे संसार को इसमें ग्रस्त देख करके 7 मंजिल का एक जहाज का निर्माण किया, जो श्री रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड है।
किसी भी कांड में बैठ करके आप यात्रा करोगे, बैठने से अर्थ है कि किसी भी कांड का आप स्तुमन, चिंतन, मनन, भजन करोगे, उसी के नाम से आपका उद्धार है। अलवर को संभाग बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के बैनर तले मन्नी के बड़े पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। उधर यहां मौजूद जागरूक नागरिक बिहारी पार्षद का कहना है कि संभाग बनने पर विकास तेज होगा, साथ ही उद्योग व्यापार जगत को लाभ मिलेगा। उन्होंने वर्षों पुरानी मांग अब तक पूरी नहीं होने पर अफसोस भी जताया। ये अलवर बनाओ संघर्ष समिति के तहत से कल से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें अलवर के सभी वर्ग के लोगों से निवेदन किया गया है कि सभी अपने हस्ताक्षर करें, अलवर को मजबूती दें। अलवर अगर संभाग बनता है तो कई दृष्टिकोणों से अलवर मजबूत हो जाएगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं विकास की दृष्टिकोण से भी अलवर बहुत आगे निकल जाएगा अगर ये संभाग बनता है। देखा जाए तो संभाग इसको पहले ही घोषित कर देना चाहिए था, जबकि संभाग की सारी सुविधाएं इस अलवर में उपलब्ध है। आज से करीब 15-20 साल पहले भरतपुर को संभाग बनाया, जबकि भरतपुर में कुछ भी नहीं था। संभाग अलवर को बनना चाहिए था। अलवर इसमें मजबूती से अपना पक्ष रखता है। संभाग बनने के लिए सारी भौगोलिक एवं राजनीतिक एवं जितनी भी मतलब सुविधाएं संभाग में होनी चाहिए वो संभाग में इसमें उपलब्ध है, लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि राजनीतिक दबाव अच्छा नहीं था, इसलिए मौका नहीं मिल पाया। मैं तो चाहता हूं अलवर में श्री मान भंवर जितेंद्र सिंह इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अलवर को संभाग का दर्जा दिला सकते हैं। मतदान के प्रति जागरूकता के लिए राजश्री कॉलेज में जिला कलेक्टर के निर्देश पर शिविर लगाया गया, साथ ही ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली समझाई गई। यहां मौजूद भरतलाल मीणा ने बताया कि युवाओं और वृद्ध महिलाओं सहित अन्य वर्गों को इस बारे में बताया जा रहा है। ये ईवीएम मशीन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिलाधीश महोदय की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें यूथों को और वृद्ध महिलाओं को अपना मत डालने का जो अधिकार है उसके बारे में बताया जाता है। वोट कैसे डाले जाते हैं उस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझाई जाती है। जैसे युवा आते हैं, हम इस रजिस्टर में उनका नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर लेते हैं एंट्री करके। उसके बाद में उनको वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से इस मशीन से पीठासीन अधिकारी बैलेट इशू करता है, फिर ये मशीन तो बिजी हो जाती है, कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट रेडी हो जाती है वोट डालने के लिए, और अपने उम्मीदवार जिसको हमको मत डालना होता है उसके सामने का ब्लू बटन दबाया जाता है। फिर उसके बाद में ये वीवीपैट मशीन है, वो हमने जिसको वोट डाला है उसे वेरीफाई करवाती है। 7 सेकंड के बाद में जो पर्ची है वो कट के और बॉक्स में गिर जाती है। जिला जाट महासभा ने भाजपा पर इस समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के अनुसार इससे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा का नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जाट समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने किसी भी प्रदेश में जाट समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं समझा, जबकि अन्य समाजों को महत्व दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर सतीश पूनिया को राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने की आलोचना भी की। यदि अब इस चुनाव से पहले जाट समाज को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया तो हो सकता है वो अपना रुख बदल ले, क्योंकि जैसे सतीश पूनिया जी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, उसका जाट समाज में बहुत निराशा भी है और बहुत उसको ये भी कह सकते हैं कि उनके साथ भी अन्याय हुआ, जाट समाज के साथ भी पार्टी ने अन्याय किया है। उत्तर भारत में फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ भी हमारे 8-9 उनमें से MP हैं, उनमें से एक कैलाश चौधरी को बाद में से एक राज्य मंत्री का दर्जा। न मध्य प्रदेश में कोई जाट है, न हरियाणा में कोई जाट है अभी कैबिनेट में, न दिल्ली में कोई ऐसा आदमी है कुछ कैबिनेट में रखा, या पार्टी संगठन में भी तो इसको कुछ नहीं दिया जाट समाज को कि इन 5 राज्यों में कहीं तो कुछ देते, जो था वो और हटा दिया हमारे तो हमें तो इस बात का बहुत दुख भी और निराशा भी हमारे अंदर। और हम तो अब दिल्ली में एक बार अब सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें तय करेंगे जाट कि अब विधानसभा लोकसभा चुनाव 2023 का 2024 के चुनाव में भाई किसको वोट दें। हम तो
हमेशा एक जगह वोट डालता है, हमेशा ही एक बजे वोट डालेगा हमारा, अलग अलग नहीं डालेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जाटों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया तो जाट बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। वो बीजेपी को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी कर सकता है, पूरे उत्तर भारत में, अकेले राजस्थान की नहीं कर, पूरे उत्तर भारत में भी कर सकता है। ये जाट समाज में अब अंदर ही अंदर समाज, मेरी भी राजस्थान के कई जिला जाट अध्यक्षों से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो आप अपना वजूद दिखाएं, नहीं तो ये तो अपन को एक तरह से बेकार करवाते हैं हमसे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि मेवात क्षेत्र में भाईचारे और आपसी प्रेम को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक लोगों ने खाटू श्याम जी की पदयात्रा में बाधा डालने का काम किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दोनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और यह पदयात्रा लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि पिपरौली गाँव में हुई इस घटना में 2 अपराधी किस्म के लोगों का हाथ था, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। पिपरौली गांव जो रास्ते में पड़ता है बगड़तरा से पहले, उस गांव में कुछ शरारती तत्वों ने सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया और श्याम प्रभु की पताकाएं और छीन करके फाड़ दी, छोटा मोटा पथराव भी किया। थे 2 ही लोग, सारा गांव नहीं था और सारा गांव शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मेरे गांव में कुछ लोगों से बात हुई है, बेबंधुओं से, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि साहब यहाँ हरियाणा वाली पोजीशन नहीं होगी, नू या बड़कली वाला जो दंगा था वो यहाँ नहीं होने देंगे। हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे कुछ 2 नशेबाज लड़कों ने पताका फाड़ी और पथराव किया। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और पदयात्रा धीरे धीरे बढ़ करके अब हमारे अलवर में कटी घाटी से पार डोली मेरे जोन में रात्रि ठहराव है, सुबह 4:30 बजे पुनः प्रारंभ होंगे। ऐसा कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। मेरी एसपी साहब अलवर श्रीमान आनंद शर्मा जी से बात हुई है और सीओ डीएसपी रामगढ़ श्रीमान हेमेंद्र शर्मा से भी बात हुई है। दोनों को पकड़ लिया गया, 2 ही लोग थे, दोनों लड़कों को पकड़ लिया गया है। आगे कोई शरारत नहीं होने देंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा सीओ साहब का और एस साहब का कहना है। हमारे लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि सारा गांव नहीं था और गांव के सब बंधु नहीं थे, सिर्फ 2 ही लड़के थे, नशेबाज थे। और ऐसा बताया गया कि एक संतरी है यहाँ पर, उसके ये रिलेटिव है। अधिक रूप से सुबह मालूम पड़ेगा उस संतरी का बेव संतरी है, उसका रिलेटिव है या नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी है मिली है, उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं खुद पिपरौली गांव में सुबह जाऊंगा और सब लोगों से बात करूंगा। अभी मामला शांत है, किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल रामगढ़ में न है, न होने देंगे। भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई न होने देने की मेरे बंधुओं ने भी मुझे एश्योरेंस की गारंटी दी है और मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। इसलिए कोई किसी तरह का सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे, किसी भी तरह की गुंडागर्दी होने नहीं देंगे। उनके जड़ों तक उनके घरों तक भी अप्रोच करनी पड़ी और कार्रवाई करनी पड़ी तो कार्रवाई पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, ऐसा प्रशासन ने विश्वास दिलाया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करवाया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील नागर के अनुसार ऐसे में शिक्षक पूरे समय विद्यार्थियों को अध्ययन करवा सकेंगे। उन्होंने नए शिक्षकों की भर्ती के साथ ही पुराने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति बनाए जाने पर भी जोर दिया है। आपके चैनल से राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई है, 2nd ग्रेड से लेक्चरर और 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड। तो ये डीपीसी की जाए ताकि विद्यालयों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए और उससे छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए। साथ ही शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने मांग की थी कि राजस्थान में अब 33 नहीं 50 जिले हैं, 50 जिलों में शिक्षक सम्मान समारोह रखे जाएं। तो हम चाहते हैं इस बात को हमारी को माननीय निदेशक कानाराम जी तक हमारी बात पहुंची और उन्होंने संशोधित आदेश किए, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और 50 जिलों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाना ये बहुत ही अच्छी बात है।
साथ ही मैं चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक स्थानांतरण के लिए मांग करते आ रहे हैं, तो मैं संगठन के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि निश्चित एक किसी समय अवधि का राइडर लगाकर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए और साथ ही योग्य टीचर्स की नियुक्ति की जाए। अलवर शहर के वार्ड 57 में स्थानीय निवासी पेयजल की समस्या से परेशान है। अब इसके समाधान के लिए जलदाय विभाग द्वारा 3 इंच के पुराने पाइप को हटाकर 6 इंच का पाइप सप्लाई लाइन में डाला जा रहा है। इससे एनएबी विस्तार के सेक्टर 4 में स्थानीय लोगों की पेयजल की समस्या को दूर करवाया जाएगा। जलदाय विभाग के अधिकारी गणेश कुमार वर्मा एवं स्थानीय पार्षद शीला जांगिड़ ने बताया कि पहले की पाइपलाइन अवरुद्ध हो जाती थी, लेकिन अब 2 दिन में पाइप को बदल दिया जाएगा। 3 इंच की पाइपलाइन डली हुई थी जो चौक हो जाती थी फ्लोराइड की समस्या के कारण, इसलिए यहाँ लाइन को चेंज करवा रहे हैं। 6 इंच की DI लाइन डलवा रहे हैं, इससे इस क्षेत्र में समस्या का निदान हो जाएगा। 4 बटा टंकी से लेकर के और नाले तक चेंज करवा रहे हैं इस लाइन को, इसमें अंतिम छोर तक भी उपभोक्ताओं को पानी मिल सकेगा। तो सर ये कब तक इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको पूरी लाइन को बदल देंगे? इसको 2 दिन में पूरा करके सप्लाई चालू कर देंगे। तो यहाँ के स्थानीय लोग कब तक इस पानी की सप्लाई हो जाएगी इसकी उम्मीद कर सकते हैं? 2 दिन बाद हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो शहर विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी अभिशंसा से, ये अथात प्रयासों से मेरे 4 बटे में बहुत पुरानी समस्या थी ये पानी की। तो पहले इसमें 3 इंची पाइप डला हुआ था, तो आए दिन वो चौकिंग हो जाती थी, तो हम चौकिंग निकलवाते परेशान थे। अब ये GI पाइप 6 इंची PhD द्वारा मेरे 4 बटे के क्षेत्र में चेंज किया जा रहा है। तो मैं PhD को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इससे जनता को पानी की समस्या से निस्तारण मिलेगा और समाधान होगा, तो जनता को सुविधा मिलेगी। 25 अगस्त को कला महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के लिए अभी तक 81 कंपनी रजिस्टर हो चुकी हैं। वहीं इस दौरान हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक श्यामलाल सटोलिया ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिला प्रशासन के सहयोग से रोजगार मेला लगेगा। इसमें 10वीं 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक, MBA और BBA योग्यताधारी भाग ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 के तहत पूरे प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने थे। इसी क्रम में 17 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं। अलवर ज़िले में 25 अगस्त 2023 को बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में 1 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 60 जो बड़ी कंपनियां हैं प्रदेश की, ज़िले की और NCR की, वो भाग लेंगी और करीब 10,000 वैकेंसीज़ पर हमारा फोकस है। तो ज़िले के समस्त युवा जो अलग अलग योग्यता धारक हैं, उनसे निवेदन है कि हम जल्दी एक QR कोड जारी करेंगे, उस QR कोड पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नजर बगीची स्थित डाइट छात्रावास में संस्था प्रधानों का 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में धौलपुर, भरतपुर और अलवर के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि विराट चौहान ने बताया कि राज्य सरकार एवं सीमेंट की ओर से लग रहे इस कैंप में स्कूल के संचालन और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में सामंजस्य के बारे में बताया जा रहा है। 10 दिवसीय शिविर 26 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सीमेंट गवर्नर के द्वारा डाइट अलवर के तत्वाधान में लीडरशिप प्रशिक्षण जो प्रधानाचार्यों के लिए होता है, जो नवनियुक्त प्रधानाचार्य हैं उनके लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण ये रखा जाता है। उस प्रशिक्षण का संचालन हो रहा है यहाँ पर। आज 5वां दिन है। ये 17 तारीख से शुरू हुआ था, 26 तक है। आज उसका 5वां दिवस है। क्या क्या सिखाया जाता है सर? इसमें लगभग सभी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं। मेनली जो मॉड्यूल है वो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनको प्रिंसिपल्स को जो इनकी कार्य योजना में जो जो भी आवश्यकता होती है, जैसे फाइनेंस का मुद्दा है, क्रय का मुद्दा है, या फिर जो है ऑनलाइन पोर्टल की बातें हैं, उन सब को भी इसमें शामिल किया जाए। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित PMO कक्ष में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। सामान्य चिकित्सालय की मरम्मत एवं आइसोलेशन वार्ड के लिए 26 लाख
31,000 रुपए के कार्य होंगे। वहीं सामान्य महिला एवं शिशु चिकित्सालय के आवश्यक सिविल कार्यों के लिए 30 लाख की राशि निर्धारित हुई है। साथ ही चिकित्सालय में 100 मरीज बेंच के अलावा कई उपकरण और अन्य सामग्री की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर ने इसे लेकर निर्देश प्रदान किए। अभी देखिए, पहले पिछले महीने भी हमने मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में जो प्रस्ताव लिए थे, आज मैंने देखा है कि ज़्यादातर प्रस्ताव उसमें एग्जीक्यूट हो गए। आज भी काफ़ी प्रस्ताव है जिसमें जो विकास कार्य से संबंधित भी कई प्रस्ताव है। वो सारे प्रस्ताव आज हमने विशेष चर्चा की। कुछ इक्विपमेंट जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट थी खरीदने की, तो वो भी इनको अनुमति दी गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट मीटिंग करें उससे पहले पिछली मीटिंग में जो हमने प्रस्ताव लिए वो एग्जीक्यूट हो जाए। में भी जैसे कुछ बिंदुओं पे चर्चा आई थी कि वाटर कूलर इनको चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसमें मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की कि जो चीज़ें सामान्यतः भामाशाह या दूसरे पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं वो अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, तो ऐसी सामग्री जो है लोग जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं उस स्वेच्छा से ले लें और उसका स्टॉक में एंट्री करें और प्रॉपर मेंटेनेंस करें। अगर उसकी मेंटेनेंस की व्यवस्था अगर वो जो डोनेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो RMRS के माध्यम से उनकी जो भी सामग्री आएगी उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था करें। अभी जैसे इन्होंने फायर फाइटिंग के लिए या ऐसी इक्विपमेंट्स के लिए हमसे AMC की परमिशन मांगी है, तो वो मैंने ज़्यादातर में इनको ये बता दिया है कि जो भी जिस भी मामले में AMC की परमिशन की ज़रूरत है वो परमिशन ले लें और उनकी AMC कर लें, ताकि इस तरह की जो समस्या आप बता रहे हैं वो ना आए। वहीं पीएमओ ने जानकारी दी कि अस्पताल में नई लिफ्ट लगाने के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से जुड़े कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। साथ ही पिछली बैठक में हुए अन्य निर्णयों की पालना के बारे में भी बताया गया। उधर शहर विधायक संजय शर्मा ने मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सालय में स्वीकृत कार्यों को जल्द चालू करवाने पर जोर दिया। इसके अलावा सामान्य चिकित्सालय में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं मरीजों के लिए सुविधाओं में विस्तार करने के संबंध में भी सुझाव दिए। वहीं बैठक में CMHO डॉक्टर श्री राम शर्मा, UIT के अधिशासी अभियंता प्रमोद शर्मा, PWD के अधिशासी अभियंता श्री राम मीणा और NHM के अधिशासी अभियंता BL मीणा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में विवेकानंद चौक पर फूड लाइसेंस शिविर लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन के लिए यह शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत 12 लाख से कम एवं इससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए 2 तरह के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। किराना विक्रेता, कैटरिंग व्यवसायी, रेडी वाले और मिष्ठान विक्रेता आदि यह लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये शिविर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान सरकार की तरफ से हर जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर खाद्य पंजीयन और रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शिविर लगाए गए हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को सुविधा मिले, उन्हें ऑफिसों में चक्कर ना काटने की बजाय उनके वहाँ पे सुविधाएं दे सके रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंस बनाने की असल। इसके तहत अपन 2 तरह के लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम का है और दूसरा 12 लाख से ज़्यादा का है। जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम का उनके लिए अपन स्टेट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रख रहे हैं और जिनका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर उनके लिए स्टेट लाइसेंस बनेगा। इसके तहत कोई भी जो फूड से रिलेटेड कार्य करता है वो अपना स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवा सकता है, जिसमें किराना वाले, कैटरिंग वाले, मिठाई वाले और ठेले वाले सभी तरह के लोग इंक्लूड होंगे। विधानसभा टिकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान का स्थानीय कांग्रेसियों ने समर्थन किया है। सीएम ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि कर्नाटक में 90 साल का युवा भी जीत कर आया था। ऐसे में टिकट वितरण का दायरा जिताऊ होने पर निर्भर करेगा। उधर इसे लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने कहा कि युवा हो या वृद्ध, यह जनता पर निर्भर करता है कि वे किसे चुनती है। उन्होंने कहा कि कहीं ओल्ड इज गोल्ड की बात चरितार्थ होती है तो कहीं युवाओं का साथ जनता को भाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिया गया बयान गलत नहीं है। देखिए, गहलोत साहब ने बहुत सोच समझ के बयान दिया है और टिकट देना एक बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वो टिकटार्थी कितना पब्लिक के अंदर अपना वर्चस्व रखता है, पब्लिक उसको कितना चाहती है। वोट पब्लिक देती है, किसी कहने से कोई कैंडिडेट थोड़ी जीतता है। लेकिन ये सत्य की बात है कि ओल्ड इज गोल्ड होता है, युवा भी उसके साथ होना चाहिए और पुराने भी साथ होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 70-80 साल का है और पब्लिक उसको चाहती है तो निश्चित तौर पर विनर होता है। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, देश की
स्थिति को जब देखते हैं तो युवा देश बनता जा रहा है। आज देश की 65% आबादी जो है वो युवा है, जो पॉलिटिक्स में है वो, और पॉलिटिक्स के अंदर युवा ही मैं समझता हूँ देश का ज़्यादा एक रास्ते पे, ऊंचाई के रास्ते पे ले जाने का सोच रख सकती है। लेकिन साथ साथ और जो पुराने चेहरे हैं उनको भी जो पब्लिक चाहती है उसको जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, हर हालत में सरकार बनानी है, और ये व्यक्ति के उसकी कार्यक्रम पे, उसके योग्यता पर निर्भर है, किस तरह से जनता में उसका प्रभाव है, इस बात पर प्रभाव पड़ता है। अगर 90 साल का व्यक्ति भी जो सदा से जीतता आया है और वो आज भी जीत रहा है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का कहना ये है कि हम हरदम जिताऊ को ही वो टिकट देंगे पार्टी का, जिससे पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीते और हमारी सरकार बने। अब युवाओं को जहाँ तक है, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा युवा को आगे लाएंगे, युवा को लाएंगे, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि जो पुराने हैं, जो बहुत ही वजन रखते हैं अपना क्षेत्र में और प्रभाव रखते हैं, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को टिकट दिया जाए और जिससे कि आगे हमारी सरकार बन सके। उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ दीपचंद खैरिया जी 85 साल के जीते, बीडी कल्ला जी जीते, सीपी जोशी जी, हेमाराम चौधरी जी, ये सब 80 और 90 साल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब युवा ही जीतते हैं। युवाओं को दिया जाएगा, युवाओं को मौका भी दिया जाना चाहिए, लेकिन उम्र दराज लोगों को नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। भाजपा के नेता पवन जैन ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मोदी सरकार के साथ ही देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करने को लेकर प्रार्थना की जा रही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान को भेजने वाले यदि हम कल सफल होते हैं तो विश्व के पहले देश होंगे जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम किसी यान को भेज पाएंगे, वहाँ की सूचनाएं हम एकत्रित कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो वैज्ञानिकों को जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना को एक छूट दी जा रही है कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई करें, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार देश के जो वैज्ञानिक हैं वो भी हमारी देश की सुरक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और उनको भी जिस प्रकार से इसरो को श्री हरिकोटा से छोड़ा गया, इसरो को जितने स्वतंत्रता स्वायत्ता दी आदरणीय मोदी जी ने और जितना बजट बढ़ाया है। एक वक्त था जब चंद्रयान 2 का स्थगित कर दिया गया था, उसके बजट में 400 करोड़ के बजट में 2013 में उसी बजट में हमारे वैज्ञानिकों को सस्ता एक मंगलयान भेजना पड़ा था। और मैं तो धन्यवाद उसके लिए भी देना चाहता हूं कि आज उसकी भी याद पुनः ताज़ा होती है कि 2013 में जो मंगलयान, विश्व में पहला देश हम थे जो प्रथम प्रयास में मंगलयान हमने वहाँ पर भेजा। और इसी क्रम में कल जो शाम को 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 जो वहाँ पर उसका विक्रम जो लैंडर है वो लैंड करेगा, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ और हमारे देशवासियों से भी अपील करता हूँ कि सब के सब भगवान से दुआ करें कि हमारा प्रयोग सफल हो और हम दुनिया के नंबर 1 देशों में शामिल हों। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पद पर पुष्पराज शर्मा को मनोनीत किया गया है। संविदा संघर्ष समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। प्रदीप शर्मा एवं सचिव यश जोशी के नेतृत्व में उन्हें साफा पहनाया गया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर सियाराम मीना, मुकेश शर्मा, हेमपाल सिंह जादौन, रमेश चंद्र जाट, योगेश नेहरा, त्रिलोक सिंह, साहिल शर्मा, सिद्धार्थ और शिव यादव आदि मौजूद रहे। अघोषित विद्युत कटौती के चलते जिला न्यायालय परिसर में दोपहर 2 बजे बाद कामकाज ठप रहे। वहीं अधिवक्ता, मुवक्किल और कर्मचारी भी उमस एवं गर्मी से परेशान रहे। ऑनलाइन कार्य नहीं होने के कारण दूर दराज से आए लोग मायूस हो गए। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि विद्युत कटौती से न्यायिक कामकाज बाधित हो गया है। ऐसे में उदासीन कर्मचारियों पर जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं एडवोकेट शिवराम सिंह के अनुसार अघोषित विद्युत कटौती ने नाक में दम कर दिया है। करीब 1.5 घंटे से लाइट कट होती है। इस लाइट कटौती से सारे
पक्षकार, वादी, प्रतिवादी, मुलजिम, गवाह सब परेशान है। कोर्ट में कुछ दिख नहीं रहा, कोर्ट में अंधेरा हो रहा है, काम सारा पेंडिंग हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। दूर दूर से गवाह पक्षकार आते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। डीजे साहब को, कलेक्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बिजली वाले जो इस क्षेत्र के जाइए नहीं है ना, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। सूचना के आगोती बिजली विभाग कोर्ट परिसर में क्या हालात हैं विद्युत कटौती के बाद? कब के लाइट गई है? ये बड़े शर्म की बात है, जहाँ पूरा प्रशासन है कोर्ट परिसर में बैठता है, जो जज साहब बेस है, पक्षकार आ रहे हैं, उनके लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब लाइट है नहीं, कोर्ट में किसी प्रकार का बयान नहीं हो सकते और सारी व्यवस्था ठप है। तो इसकी तुरंत रूप से अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, बिजली विभाग वालों को तुरंत रूप से कम कोर्ट परिसर या हॉस्पिटल वगैरह ऐसी जगह की तो लाइट कटौती नहीं करेंगे। एक डेढ़ घंटा हो गया, कोर्ट का सारा कार्य बंद पड़ा है, न कोई बयान हो रहा है, न कोई एविडेंस हो रही है, न कोई बहस हो पा रही है। और इस मौसम में सारे वकील, अधिवक्ता, कर्मचारी और पक्षकार सब परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण। कोर्ट में ऐसा माहौल है, वहाँ डेट भी नहीं लग पा रही है। प्लेयर ग्रुप कंपनी बाग द्वारा सावन के सोमवार पर प्रसाद का वितरण किया गया। हर सावन के सोमवार पर यह आयोजन किया जाता है। ग्रुप सदस्य रोशन सैनी का कहना है कि त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए प्रसाद वितरण का आयोजन हर सोमवार को ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ग्रुप के सदस्य मनीष, राहुल, मयंक, हरीश, विजेंद्र, विजय और नंदू आदि का इसमें सहयोग रहा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं हम ग्रामीण स्तरीय खबरों की। ग्राम बुर्जा में मोक्ष धाम की सफाई का कार्य किया जा रहा है। यहाँ गंदगी और पेड़ पौधे उग रहे हैं। ऐसे में गांव के समाज सेवक महेंद्र कुमार, राम अवतार शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राजू जांगीड़ और विष्णु जांगीड़ आदि ने सफाई का जिम्मा उठाया है। इसके अलावा यहाँ गंदगी करने वालों पर 200 रुपए जुर्माने का बोर्ड लगाया गया है। साथ ही कोई शमशान घाट में जुआ खेलते मिला तो पुलिस को शिकायत कर दी जाएगी। पहले 2 बंदे आते थे, अभी देखते देखते हमारे पास कम से कम 10-20 बंदे इकट्ठे हो गए। थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे तो दिन में 1 घंटा भी करें तो, लेकिन धीरे धीरे पूरा शमशान साफ हो जाएगा और यहाँ बैठने में अमन चमन रहेगा। कोई को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। जो अदबू बदबू मारते हैं वो सारे हम सही नीट एंड क्लीन करते आ रहे हैं। एक साइड से आते हैं लोग बाग यहाँ कर डंडे कूद कर जुआ खेलते हैं दिन भर, तो उन लोगों से अनुरोध है कि या तो वो अपने आप यहाँ पर आना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ आते हैं नुकसान करते हैं। पहले 6-7 कुर्सियाँ लगाई थी, 3 शेड थी, सब उखाड़ कर ले गए और बेच दिए। अब मजबूरी में हमको उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए सभी सहयोग करें। ग्राम बुर्जा में 7-8 दिन से लोग बाग मिलकर के सब शमशान घाटी की सफाई कर रहे हैं। इसके अंदर काम जोर शोरों से चल रहा है। उसके बाद फिर सफाई के बाद पेड़ भी लगा रहे हैं और पंचायत की तरफ से में लिखित में दिया गया है कि
अगर कोई यहाँ पे शौचालय करता हुआ पाया गया और कूड़ा गिरता पाया गया तो पंचायत की तरफ से 200 रुपये की रसीद कटेगी। पंचायत ने, सरपंच ने प्रस्ताव ले लिया है और जल्दी चस्पा कर दिया जाएगा। यहाँ पे शौच जाने पर, कूड़ा गिरने पर 200 रुपये की रसीद कटी जाएगी, जब ही जाके लोग बाग सुधरेंगे। भाजपा के प्रदेश आह्वान पर नए सदस्य बनाने का काम जारी है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के MIA और बहादुरपुर मंडल में भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने इसे लेकर दौरा किया। उन्होंने लोगों से सदस्य बनने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया। इस अवसर पर सुमर सिंह, सोरम चौधरी, राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार और पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं से रूबरू होने और पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने मंडल डेहरा के भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक ली, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर मार्गदर्शन किया। नैनवाल उत्तराखंड के रानीखेत से विधायक हैं। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव, डॉक्टर जगदीश संपतराम, एडवोकेट देशराज खरेरा, मूलचंद डीगवाल, लक्ष्मी जाटव, मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल और शिवचरण शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिले में कई जगह पुरानी विद्युत लाइन राहगीरों के लिए दुर्घटना का सबब बनती जा रही है। ऐसे में लोग करंट की चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में रूपबास निवासी धर्मेंद्र मीणा भी विद्युत लाइन टूटने से करंट की चपेट में आ गया था। उसका सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इस अवसर पर उदयचंद्र, खेमचंद्र और रोहित शर्मा ने सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रचारक रोहिताज शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। रैनी क्षेत्र के भैरू कोठी मंदिर में महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। इस मौके पर पूजा अर्चना हुई और हवन करवाया गया, साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर पद दंगल में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मंच का संचालन हेमंत दीवान द्वारा किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दादर निवासी पूर्व DGP जसवंत संपतराम ने सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के प्रदेश अधिवेशन की अध्यक्षता की। राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में यह अधिवेशन हुआ। इस दौरान सदस्यों की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। उधर रिटायर्ड कार्मिकों ने भरोसा दिलाया कि भाजपा टिकट पर जसवंत संपतराम द्वारा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की स्थिति में पूरा सहयोग किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व DGP जसवंत संपतराम ने प्रादेशिक राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त अधिकारियों के मीटिंग की अध्यक्षता जयपुर में की, जहां सभी सेवानिवृत्त पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा यह दिलाया है कि जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस में रहकर सेवा की है, भाजपा में जाने के बाद उन्हें टिकट मिलता है तो पूरी टीम उनका सहयोग करेगी। और जिस प्रकार से जनता को ज़रूरत है आज एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नेता की, उसी रूप में आप आम जन के बीच में जाएं। पार्टी टिकट देती है तो पूरा संगठन अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आपके लिए हमेशा प्रचार प्रसार में तैयार रहेगा। अब देखना है कि डॉक्टर जसवंत संपतराम को भाजपा उम्मीदवार बनाती है या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिर भी उनके साथियों ने उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। मालाखेड़ा में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में पृथ्वीपुरा की महिला टीम रस्साकशी में विजेता रही है। मंगलवार को समापन समारोह में सभी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मालाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन हिम्मत सिंह चौधरी, CBEO अंशु कुमारी शर्मा, लालाराम सैनी आदि मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र में बेहतर बरसात को लेकर एक साधु द्वारा अग्नि तप किया जा रहा है। कालीखोल मार्ग स्थित दादूजी महाराज के आश्रम पर अग्नि के बीच बैठकर गोपालदास महाराज के शिष्य मौनी महाराज यह तपस्या कर रहे हैं। उनके द्वारा 11 दिवसीय अग्नि तपस्या की जा रही है। उधर ग्रामीण ताराचंद प्रजापत का कहना है कि काफी समय से बरसात नहीं आ रही है। ऐसे में अग्नि तप के जरिए इंद्रदेव को प्रसन्न किया जा रहा है। इसका तपस्या का उद्देश्य है कि बारिश के लिए और विश्व शांति के लिए। ये क्या है कि पूरे जो विश्व है उसमें क्या है, शांति और जल जरूर चाहिए। ये अब हमारी क्या है, तीसरी तपस्या है। अग्नि तपस्या कितने दिन से चल रही है आपकी? 4 दिन हो गए। ये हमारे स्वामी बाबा सतगुरु
गोपाल दास जी महाराज 2013 से क्या है हमारी पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अंतिम समय में अपने जो पूंजी थी, जो शबद माया थी दादू दयाल जी महाराज की, क्या मस्तक के जैसे हाथ रख के जो लकड़ी का पात्र है उसमें 2 घूंट दूध खुद ने पिया और मेरे को पिला के कि भाई इस जन्म कल्याण ऐसा करना है, ऐसी भक्ति तपस्या करना है जो कहते हैं तन मन निर्मल आत्मा सब काऊ की होए, दादू विषय विकार की बात ना बूझे कोई। कि आत्मा ऐसी हो जानी चाहिए हर इंसान की सबके प्रति, किसी को कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए और कोई मतलब अहंकार भी नहीं करना चाहिए। दादू महाराज का जो आश्रम है इसमें उनके जो गोपाल दास महाराज के जो शिष्य है मुनि, तो उन्होंने अग्नि तपस्या, आज उनको 5वां दिन है, क्षेत्र में सुख शांति और भाईचारे के लिए और बरसात हो जाए, क्योंकि अब काफ़ी दिन से फसल सूख रही है। तो आज उनको 5वां दिन है, चारों तरफ अग्नि लगा के और वो तपस्या में बैठते हैं। तो कितने दिन की है ये 11 दिन का संकल्प लिया है इन्होंने और 5वां दिन है आज, 4 दिन हो चुके हैं। तो कितनी कुड्डियाँ चारता है? चारों तरफ 7 कुड्डी बना के और बीच में बैठते हैं। पर डे जो दिखाई हाँ, पर डे के कितने उपड़े बढ़ाते हैं? 1 ट्रैक्टर तो आ चुका है, जो कोर उपड़े जो होते हैं 1 ट्रैक्टर भर के लगा दिया है और अब ज़रूरत पड़ेगी तो भक्त लोग और मंगा देंगे। उमरैन ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का मंगलवार को समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विजेता टीमों और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उमरैन ब्लॉक के माचड़ी गांव में ब्लॉक लेवल के ओलंपिक खेल हुए थे। इस दौरान खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की स्पर्धाएं करवाई गई। आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माचड़ी के खेल मैदान पर संपन्न हुआ, जिसमें माननीय उमरदीन जी जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुख्य अतिथि रहे। उन्हीं के साथ जटियाला सरपंच और माचड़ी सरपंच उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तरीय समापन समारोह को इस टीम के आयोजन में 33 ग्राम पंचायतों की लगभग 177 टीमों ने भाग लिया। इस क्रम में आज क्रिकेट में महिला में माचड़ी की टीम विजेता रही, क्रिकेट पुरुष में केसरपुर की, फुटबॉल महिला में दिवाकरी और फुटबॉल पुरुष में केशवपुर, शूटिंग वॉलीबॉल में भजीट की टीम, रस्साकसी में जटियाला की टीम जिसमें गांव की बहुत सारी महिलाएं थी, सभी वर्गों की खिलाड़ी उसमें रहे, और वॉलीबॉल महिला में बटवाड़ा की टीम, वॉलीबॉल पुरुष में सैंतली की टीम, खो खो में केशवपुर की टीम और कबड्डी महिला में भूजू की तथा कबड्डी पुरुष में भूगोर की टीम विजयी रही। सभी विजयी टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी, जो जिला स्तर पर आयोजित होगा। अकबरपुर में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी लगातार उपेक्षा की है, जबकि कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। इन कार्मिकों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध की चेतावनी भी दी है। सरकार की बाधा खिलाफी के लिए कर रहे हैं साहब। सब सरकार नारा देती है एक तरफ तो कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। और गवर्नमेंट ने सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया है। नहीं तो हम उस कैडर में शामिल करे हैं और नहीं समान काम समान वेतन। और कोरोना टाइम पे हमने गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, इसलिए विरोध कर रहे हैं साहब। या तो हमारी सरकार मांग पूरी करे, नहीं तो हम आने वाले चुनाव में 6000 कर्मचारी यानी कि 6000 परिवार पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे सरकार का आने वाले चुनाव में। काली पट्टी बांध कर कब से कब तक है? ये साहब 21, 22, 23 प्रदेश स्तर पर है साहब। ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और अब खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर डालते हैं एक नजर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में राजस्थान मिशन 2030 अभियान के संबोधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम ने वीसी के जरिए से संबोधित किया। खैरतल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर विकसित राजस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने इस बारे में जानकारी दी।
तिजारा में राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सोमदत्त यादव, विनोद चौधरी, अजीत चौधरी, वीर सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं समय पर भुगतान, नई बसों की खरीद और कर्मचारियों की भर्ती जैसी मांगें उठाई गयी। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में। तिजारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में पीसीसी प्रभारी विश्वेंद्र सिंह महिला मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा प्रभारी गिरीश डाटा, ब्लॉक तिजारा प्रभारी दिनेश राघव, टपुकड़ा ब्लॉक के प्रभारी आजाद खान आदि ने भाग लिया। इस दौरान 23 संभावित प्रत्याशियों से आवेदन प्राप्त किए गए। इसके अलावा पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी से विद्युत निगम के अनेक कर्मचारी जयपुर महापड़ाव में शिरकत कर रहे हैं। वेतन विसंगति को लेकर महापड़ाव डाला गया है। कर्मचारियों ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए, साथ ही बजट घोषणा को याद दिलाया। लागू करो पहली एसीपी 5400 लागू करो, लागू करो पहली एसीपी 5400 लागू करो, लागू करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलवार को रामगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यालय पर नौगावा और बगड़ तिराहा मंडल की बैठक हुई। बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में विधानसभा विस्तारक विधायक राजेश चौधरी, दीपाराम घूमना के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा के अनुसार इन नेताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, सुखवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह पाटा और जय आहूजा आदि उपस्थित रहे। काम है पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। उसको पहुंचाने में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। पूरा पार्टी का नेटवर्क, सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, दिन रात एक करके पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है राजस्थान के अंदर सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य है रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना। यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को बना करके भेजना, उसमें हम काम कर रहे हैं और 100% हम उसमें सफल होंगे। सर, आपको आपकी स्वयं की सीट भी पहले भाजपा की सीट नहीं थी और पहले कामा में भी आपका प्रभारी लगाया था। इस तरह से आपको कठिन सीट पर दिया जाता है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी आप कमल खिला पाएंगे? ये कठिन सीट थोड़े ना, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पहले जीत चुकी है। देखो कहाँ खड़े वो विधायक जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, वो तो पहले से जीतते रहे। तो बहुत आसान सीट है और ये कार्यकर्ता नहीं देख रहे, पूरी फौज कार्यकर्ताओं की घूम रही है। केवल एक आवश्यकता है, इस पूरे जितने भी मुनगे हैं, जितने भी रुद्राक्ष दिख रहे हैं, इनको एक माला में पिरो करके और भगवान शंकर के गले में डाल देना और राजस्थान की विधानसभा में यहाँ से एक रुद्राक्ष भेज देना। ये रामगढ़ विधानसभा के आज 5 मंडल में बैठकें हो रही हैं और आदरणीय हमारे राजेश विधायक जो आए हुए हैं प्रभारी बन के, राजेश जी ने सबको संगठन के माध्यम से उनको बताया है कि हमको आने वाले समय में क्या करना है, उसके विषय पर बात रखी है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो प्रदेश से जो कमांड आई हुई है, विधायक जी आए हुए हैं, सबकी बैठकें ले रहे हैं। आज संगठन के ऊपर सबसे बातें रखी हैं, संगठन की आत्मविश्वास से कि हम लोग सबको एक मन बना के हमको चुनाव लड़ना है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनको उखाड़ के फेंकना है, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। मैं इतनी बात अपनी कहना चाहूँगा कि जो आज रामगढ़ विधानसभा में करीब 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में घूम रहे हैं, मैं सबकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, सबका मन एक है कि जिसको भी कमल का फूल मिलेगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। किसी को मिले, जिसको भी मिले, जिसके भाग्य में होगा और पार्टी का निर्देश से में होगा, पार्टी जो निर्देश करेगी हम सबको रहना चाहिए। आज रामगढ़ विधानसभा में हम देखते हैं कि क्या हालत हो रही है। अभी जो नूह कांड हुआ था वो आप सबने हमने देखा था, मीडियम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कल भी ऐसी एक स्थिति हो गई थी। हज यात्रा हम निकाल के जा रहे थे कुछ हमारे अपने खाटू श्याम जी के लिए,
तो कुछ तत्व आके उनके झंडे वंडे फाड़े हैं, उसके ऊपर धारा भी लगी है, पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार करा है। ऐसे लोग जो सनातन धर्म के ऊपर आए दिन निभाए हैं कि सनातन धर्म को जितना दबाया जाए, यहाँ की जो सापिया है वो सापिया विधायक वो क्या सोचना चाह रही है, क्या करना चाहिए। इन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म नहीं है कि जो हिंदू है, सनातन धर्म है, हम आस्था हमारी हिंदू है, हिंदू के प्रति हम लोग जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे थे हमारे माता, तो ऐसे वो उनको पे रुकावट कर रहे हैं। क्या ये सोचना चाह रहे हैं, ये दिन दो दिन दूर नहीं है, आने वाले टाइम पे सब ने मन बना दिया इनको। कांग्रेस को जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत कांग्रेस मुक्त कर देंगे, मैं इतना आश्वासन दे रहा हूँ, राजस्थान से इनकी 10 या 12 सीट आने वाली हैं। आज स्थिति ये आप देख रहे हैं सब कि इतना जो इन लोगों ने अन्याय कर रहे हैं। आज लाइट के ऊपर हम अगर किराए से चले, वहाँ लाइट नहीं थी, रामगढ़ आए वहाँ लाइट नहीं थी। अभी मैं नौगढ़ मंडल से मीटिंग कर दी है इसके बारे में, तो आज यहाँ भी लाइट नहीं। तो क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान को कितनी, पहले तो परमात्मा ने बारिश नहीं करी, उसके बाद आज किसान है लाइट के त्राही तरस रहा है, किसानों को फसल सूख रही है। तो ऐसे लोगों को मेरा मानना है सर, इनको हम लोगों समूह उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया है। पानी के ऊपर भी बोलूँगा, जल मिशन योजना हमारे सांसद महोदय ने दी है, प्रधानमंत्री योजना से आया है जल मिशन योजना, उसके तहत भी उसमें आए दिन राजनीति करने जा रहे हैं। क्या राजनीति करें, पानी के ऊपर भी धर्म का काम है, वो टेंडर नहीं दे, किसी गांव में कुछ हो रहा है, किसी गांव में कुछ हो रहा है, इतनी बात कह के हमको एक ही मुद्दा है पूरे राजस्थान में उनको उखाड़ के फेंकने का। महुआ से मुंडावर जा रहे हाईवे रोड पर विधायक ओम प्रकाश हुडला के निवास के समीप कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया। यह ट्रक सवारी से भरी जीप के ऊपर पलट गया, जिससे जीप में सवार लगभग आधा दर्जन सवारियों की मौत हो गई, साथ ही 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर महुआ मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किए गए। उधर जिला अस्पताल महुआ में 11 गंभीर घायल पहुंचे, इनमें से 3 को जयपुर रेफर किया गया है। ट्रक और जीप में गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु और 11 लोग घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोन आया और पूरे समाचारों के बारे में जानकारी ली। मैंने बताया कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं को महुआ अस्पताल में लगा दिया है, डॉक्टरों से फोन पे वार्ता हो गई है। मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र हुडला मौके पर पहुंच गया है। जो भी दवाइयों की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और ईश्वर से कामना करता हूं जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ लोग होकर के वापस लौटें और मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भिवाड़ी में दूषित पानी की समस्या को लेकर सीटीपी प्लांट के सामने भाजपा नेता संदीप दायमा के नेतृत्व में धरना दिया गया। साथ ही तिजारा विधायक के खिलाफ नारे लगाए गए। भाजपाइयों ने प्लांट के मेन गेट पर ताला भी लगा दिया। वहीं उप जिला कलेक्टर शिवचरण मीणा ने यहां पहुंचकर 31 अगस्त तक दूषित पानी की समस्या के निदान का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्लांट का ताला खोल दिया गया। ये ऐसा कोई आश्वासन देना जो पूरा ना हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। पिछले 4 दिनों से लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन, रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीडा और नगर परिषद, हम लोग जो लगातार चर्चा चल रही है और जो काम अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया उसमें ये निश्चित तौर पे कि आगामी 31 तारीख तक जो इंडस्ट्री का गंदा पानी है उसको अन्य जो पानी हमारा चल रहा है जो STPO पे जा रहा है उससे हम पृथक करके ये जो मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्री वाली उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्थायी समाधान के लिए भी प्रोजेक्टों का काम अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है। इनमें से एक टेंडर लगा दिया है, एक टेंडर की ओर है। सर देखा गया जब से पानी जब भरा है भिवाड़ी के अंदर, तो जब से कलेक्टर साहब, कुछ क्षेत्रीय विधायक और जो तमाम अधिकारी हैं CETP के, वो सब आप लोगों के साथ घूम रहे, क्या कोई निष्कर्ष निकल के आया कि कहाँ पे ये ब्लॉकेज है पानी का? नहीं, उसी निष्कर्ष के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी निष्कर्ष निकालेंगे और इस समस्या का समाधान। यहाँ के जो आगे डाले थे उनमें मिट्टी डलवा दी, कुछ पानी को इन्होंने डाइवर्ट करके पार्श्वनाथ के यहाँ UCS कम स्कूल के पीछे डलवा दिया। अभी ये और प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ ये इस पानी को इस शहर में ही घुमा के और यहीं इसको डालना चाह रहे। जैसे ही वहाँ बाईपास पे भगत सिंह कॉलोनी में इतना बुरा हाल हुआ, वहाँ आशियाना बगीचा सोसाइटी पूरी डूब गई, पूरा भगत सिंह कॉलोनी डूब गया, पूरा सैदपुर के यहाँ पूरा पानी घुस गया उधर गांव में। और अभी
वही नहीं, अब उन्होंने वहाँ से रोक के और इस पानी को पार्श्वनाथ के यहाँ डाइवर्ट कर, और इधर अभी कोई यूसीएस इधर ये प्रेसिडेंसी स्कूल के यहाँ कोई नया नाला खोल चल रहा है, स्टेडियम में इन्होंने पानी छोड़ दिया। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं कर पा रहे हैं। इतने पैसे यहाँ केंद्र सरकार ने भी दिए, अभी 140 करोड़ रुपए का कितने का बजट आया था, आधे पैसे केंद्र सरकार ने दिए। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ रिको कहाँ सोया हुआ है, बिड्डा सोया हुआ कहाँ है? क्या ये विधायक इसीलिए बनाया लोगों ने कि भ्रष्टाचार का जो पैसा है उसको हजम करा जाए? हो क्या रहा है यहाँ? आज सब भिवाड़ी के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सब पार्षद, युवा मोर्चा, मंडल अध्यक्ष, सब पूरी टीम सभी आज यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं धरने पर। या तो कोई अधिकारी आके कुछ आश्वासन या दे, अगर कोई अधिकारी यहाँ आकर कोई आश्वासन नहीं देता, अगर उचित इसका समाधान नहीं करते हैं, तो आगे की रणनीति ये सब लोग बैठे हैं। इस प्लांट पे भी ताला लगाएंगे अभी, और इसके बाद वहीं नहीं रुकेंगे। उसके बाद चाहे रिको का घेराव करना पड़े, चाहे पोल्यूशन बोर्ड का घेराव करना पड़े, और चाहे हमें बिड्डा ऑफिस का घेराव करना। बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। और अभी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था राजस्थान में, जब हमारे मोहम्मद जी विधायक थे, मैं सभापति था, तब भी इन्होंने, हरियाणा वालों ने वहाँ पानी डलवा कर, वो मिट्टी डलवा कर और पूरा रैंप लगा दिया था। हमारे सारे अधिकारी गए और सारे पुलिस के अधिकारी गए और जाके 1 मिनट में उसको ढा दिया। क्या इनका कैसे, क्या इनका ऐसा क्या मोह भंग है? हो क्या रहा है? क्यों नहीं तोड़ते उसको जाकर? हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। सरकार यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की है और उनका दायित्व बनता है कि उसको हटवाया जाए। देखो, आपने जो कहा कि आप उचित क्या कार्रवाई करोगे, हम अभी यहाँ बैठे हैं धरने पर। हम यहाँ हमारे कांग्रेस सरकार के यहाँ जो भी नुमाइंदे जो बैठे हैं, या तो वो सुन ले इसको, या प्रशासन सुन ले। और इतने सरकार के घमंड में रहेंगे ना, क्योंकि सरकार तो जाने वाली है और ये अधिकारी फिर यहीं रहेंगे। ये भी सोच लें इस बात को। या तो इसका कोई उचित समाधान ढूंढे जिससे कि इसका कोई हल निकले, वरना ये बहुत बड़ा रूप लेगा। अभी ये छोटी बात नहीं है। अभी देखो, एक छोटे से मैसेज पर इतने लोग आ गए हैं और ये यहीं नहीं रुकेंगे। इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे और ऐसे शहर को ऐसे डूबने नहीं देंगे। इन्हें कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि ये देखो, जैसे मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को चाहिए कि पूरा पोल्यूशन ना फैले, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, लोग जब आते हैं तो पूरे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बीमार पड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आजकल हॉस्पिटल खचाखच भरे रहते हैं। एक न एक घर में एक आध बंदा पक्का बीमार रहता है और वो सारी देन इस पानी की है। तो मैं तो चाहूँगी कि भाई ये पानी जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो और जल्दी से जल्दी अच्छी तरीक़ा से इसका इलाज किया जाए। समाधान तो यही है कि जो इसके अंदर मैं बेसिकली यहाँ पे जो काम चल रहा है उसकी प्रोग्रेस को देखने आए थे, और जो भी काम का डिले था उसकी टाइमलाइन फिक्स करिए कि ये ना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जो पाइपलाइन से पानी आना चाहिए था, वो पाइपलाइन से पानी 7 तारीख से पहले ये इंश्योर कर लेंगे कि पाइपलाइन पूरी हो जाए, और 1 तारीख से पहले जो पानी से ट्रीट होकर वापस जाने वाला है उसको कंप्लीट करेंगे, आरओ प्लांट को कंप्लीट करेंगे। तो और जो एक खाली काम बचेगा वो एमबीआर का बचेगा, जो कि 30 नवंबर। तो इसके हिसाब से 15 तारीख के पहले सीटीपी को पूर्ण रूप से चालू होना है। इसके अंदर क्लोज कंड्यूट से पानी आना है और जितना भी पानी है वो ट्रीट होकर रिसाइकिल होना है। उससे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की समस्या का समाधान हो जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रमुख को पीटने के बाद कपड़े फाड़ गाड़ी में की तोड़फोड़। मुंडावर क्षेत्र में हुई घटना। लिफ्ट लेकर वाहन में बैठने वाले युवक ने किया उपद्रव। महिलाओं को स्मार्ट बना रही है स्मार्टफोन योजना। शिविर स्थल पर भावुकता और खुशी के आए क्षण। अब दूसरों पर आश्रित हुए बिना मोबाइल चलाएंगी गृहिणियां। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे अलवर। चुनाव सहित कई मुद्दों पर की बैठक। और रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने बस स्टैंड पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। 5 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल की दी चेतावनी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।